बात करूँगा। बात समझ रहे हो? क्षेत्रफल में हम लोग आयत का क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे, लंबाई चौड़ाई है ना, इसके बारे में बात करेंगे, परिमाप के बारे में बात करेंगे, विकर्णों के बारे में और भी बात करेंगे, है ना। लेकिन अभी हमारे पास में ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, तो ज्यामिति में क्षेत्रफल की बात नहीं करते। ज्यामिति एक अपने आप में अलग टॉपिक है और क्षेत्रफल एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो मैं अलग से जब क्षेत्रफल पढ़ाऊंगा तब आयत वहाँ पर वापस से बताऊंगा और वहाँ पर क्या करूँगा, मैं इन सभी चीज़ों को, यहाँ पर अभी कोई क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे, कोई परिमाप की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ इस पर क्या क्या गुणधर्म है उसकी बात करेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। हमारे पास में अब जो है वो क्या हो जाएगा, वर्ग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वर्ग की, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। तो वर्ग क्या होता है अब आप बताएंगे मुझे? चलो वर्ग की बात करें। किसकी बात करें हम लोग? अगला हमारा जो है आज का उसमें वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर। क्या होता है वर्ग? सब शब्दों को समझना, शब्द अगर आपने बेसिक समझ लिया है तो आपके पास में काम आसान हो जाएगा। अगर हम लोग वर्ग की बात करें तो जिसकी चारों भुजाएं, इसको मैं P, Q, R और S कहता हूँ, तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा भाई कि चारों भुजाएं आपस में, चारों भुजाएं आपस में बराबर, चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, आपस में बराबर। यानी कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होने का क्या मतलब है कि PQ जो है वो बराबर होगा QR के, बराबर होगा RS के और SP। PQRS आपस में सभी भुजाएं क्या है, बराबर होगी, बराबर होगी। तो हमने इसको लिख दिया। अब प्रत्येक कोण जो होगा, इसमें भी वही बात है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो कोण जो है यहाँ पर P पर कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, Q पर 90 डिग्री, R पर 90 डिग्री और S पर भी 90 डिग्री बनेगा। तो प्रत्येक कोण जो है वो कितना डिग्री का बनेगा, तो आप क्या कहेंगे, 90 डिग्री का बनेगा। क्या यहीं पर काम खत्म हो गया? नहीं, यहाँ पर काम खत्म नहीं। अब हम लोग बात करें विकर्ण, तो इसमें विकर्ण जो है यहाँ से जितना विकर्ण होगा, देखो आयत में विकर्ण, आप लोग वहाँ पर लिख लिया एक पॉइंट कि आयत के विकर्ण बराबर नहीं होते, है ना। एक नंबर में पूछ सकते हैं आपसे कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, हाँ या नहीं, ठीक है। तो आयत के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर विकर्ण बराबर होते हैं। तो हम लोग कहेंगे तीसरा पॉइंट कि विकर्ण की संख्या, विकर्ण की संख्या, तो कितने विकर्ण बनते हैं, तो आप कहोगे सर 2 विकर्ण बनते हैं। और अगली बात, विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि PR बराबर होगा QS के, विकर्ण बराबर, ठीक है। अगला पॉइंट होगा विकर्ण जो होते हैं वो समद्विभाजित होंगे, विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं, विकर्ण आपस में क्या होंगे, समद्विभाजित। क्लियर है बात? तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वर्ग के बारे में। किसके बारे में? वर्ग के बारे में आप लोग ध्यान में रखोगे। अभी हम लोग क्षेत्रफल के बारे में नहीं जा रहे हैं, मैं क्लियरली बता दूं आपको, है ना। क्षेत्रफल अपने आप में एक अलग टॉपिक है, उसके क्वेश्चन हम लोग अलग से देखेंगे, बेसिक उसका अलग से समझेंगे, क्योंकि फिर अभी मैं अगर उसको बताऊंगा फिर आपके बीच में क्या हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा, फिर आप लोग समझ नहीं पाओगे, है ना। ठीक है, हमारा जो टारगेट ये है कि हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना है और कंसेप्ट के साथ में समझना है, ठीक है। पूरा खिचड़ी नहीं करना है ना, पूरा टाइम लेकर के हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके पास में विकर्ण आपस में क्या हो जाएंगे, समद्विभाजित हो जाएंगे, यानी कि बराबर कटेंगे। कहने का मतलब ये है, इस वाले भाग को समझना। समद्विभाजित का मतलब यहाँ जितना भाग बनेगा उतना ही भाग आपका क्या बनेगा। अगर मान लो O बिंदु हो तो PO जितना होगा उतना OR होगा, PO जितना होगा उतना ही OR होगा, और यहाँ से OQ जितना होगा उतना ही OS होगा। क्लियर है आपके सामने बात? तो ये आपको कुछ पॉइंट जो है वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। अगर ये आपके पास में ध्यान में रहते हैं तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा वर्ग के बारे में बताइए या आयत के बारे में बताइए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो प्रश्न को आपको इनको
बेसिक जो है ना उनको दूसरे प्रश्नों में यूज़ करना आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो तभी हो पाएगा जब आपको इनके बारे में जानकारी होगी। अगर आपके पास में इनके बारे में जानकारी नहीं है तो फिर हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक। तो हमने आयत को देख लिया है, वर्ग को देख लिया, ठीक है। अब हम लोग और आगे अगर बढ़े, समझना बात को, और अगर आगे बढ़े तो हम लोग अब जो देखने वाले हैं वो है समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, है ना। छोटे छोटे टॉपिक है, हम लोग जिस टाइप से इससे बात करी है वैसे ही हम लोग फटाफट उनको देखने के बाद में हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो व्रत रहेगा। क्या रहेगा? व्रत के बारे में हमको ज़्यादा देखना होगा, क्योंकि व्रत के ऊपर मैंने पिछली बार में काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं कि व्रत के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इनके ऊपर नहीं आते जनरली क्वेश्चन, लेकिन आपको इनकी प्रॉपर्टी जो है, गुणधर्म जो है, कुछ बातें जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा। चलो, तो हम लोग बात कर रहे हैं समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज भी वर्ग की तरह ही होता है, वर्ग की तरह होता है, वर्ग नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करें तो ये आपके पास में समचतुर्भुज हो गया। क्या हो गया? थोड़ा सा इसको कम कर लो भाई। ये आपके पास में समचतुर्भुज हो गया। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होगा? ध्यान से देखना, पहला पॉइंट कि चारों भुजाएं समान, एक बात। दूसरी बात, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर। तो ये पॉइंट आप लोग इसमें भी लिख सकते हो, आमने सामने की भुजाएं समांतर, बराबर और साथ में लिख लो समांतर, ठीक है। बराबर भी होता है और समांतर भी होता है, यहाँ पर भी वही बात है। अब अलग क्या करेगा? इसमें कहा कि प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होगा, तो वो वैसा बनेगा। यहाँ 90 डिग्री नहीं होगा, तो कोण 90 डिग्री नहीं होंगे, कोण 90 डिग्री नहीं होंगे, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है 90 के अलावा। अब रही बात कि इसका जो कोण होता है ये वाला, वो इसके सामने के बराबर होता है। आमने सामने के लगभग सभी चित्रों में बराबर होंगे कोण। पॉइंट, आमने सामने के कोण बराबर, आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण बराबर होंगे। आमने सामने के कोण मतलब ये जितना कोण होगा उतना ही ये होगा। मतलब अगर नाम दो P Q R S, तो P जितना है, कोण P जितना है उतना ही होगा कोण R, कोण Q जितना होगा उतना ही कोण S होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आमने सामने के जो कोण है ना वो एकदम बराबर होंगे। बात क्लियर है? तो ये आपके पास में समचतुर्भुज है। अब अगली बात करें, विकर्ण की बात करें, तो इसमें विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होते। क्यों बराबर नहीं होते? ध्यान से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और याद रखने वाले पॉइंट है कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? मैं क्या कह रहा हूँ? विकर्ण जो होते हैं वो बराबर नहीं होंगे। अब बराबर नहीं होने का मतलब क्या है? समझना बात को। क्यों बराबर नहीं है भाई? बात को समझो कि बराबर क्या कारण है कि विकर्ण जो है आपस में बराबर नहीं हो पा रहे। तो ध्यान से देखो यहाँ पर इस चित्र में कि यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी थोड़ी कम है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो कम है, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो ज़्यादा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई PR जो है वो बराबर नहीं है। PR जो बराबर नहीं है किसके? QS के। PR जो है वो QS के बराबर नहीं है। अगली बात कि जब विकर्ण आपस में कटेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। विकर्ण आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये दो बातें बहुत ज़रूरी है और याद रख लेना, ठीक है। बनाते हैं, विकर्ण आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन करें, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट है और ज़रूरी पॉइंट भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसको लिख लिया होगा। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में।
चलिए अगले पॉइंट की बात करें हम लोग, तो अगला जो हमारे पास में जो है वो समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज ये जो होता है वो आयत की तरह दिखता है। किसके जैसा? आयत के जैसा दिखता है लगभग। मैं पहले बात भी कर चुका हूँ। ये वाली भुजा अगर मान लो इसको मैं ए बी सी और डी कहता हूँ, तो ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर होगी और ये जो भुजा है वो इसके बराबर। ठीक है, तो आपस में क्या कह रहा हूँ मैं कि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? बराबर भी होगी और एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर भी होगी। बराबर और दूसरी बात है क्या है? समांतर। अगली बात विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं? दो होते हैं लेकिन विकर्ण यहाँ से ये और ये, लेकिन बराबर नहीं होते। लेकिन बराबर नहीं होते। बात को समझना, बराबर क्यों नहीं? ये वाला विकर्ण लंबा रहेगा और ये छोटा रहेगा। अगली बात विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, और कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते। ठीक है, और अगला ध्यान रखना, ये विकर्ण जो है वो कोण का समद्विभाजन नहीं करते हैं। तो आप लोग लिख सकते हो विकर्ण कोणों का समद्विभाजन नहीं करते हैं। समद्विभाजन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो थे वो किसके बारे में है? समांतर चतुर्भुज के बारे में है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये सभी पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में। और अब हम लोग आगे देखने वाले हैं व्रत के बारे में। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं था आयत और चतुर्भुज, जो जिसके बारे में डिटेल के साथ में होगा मैं डिटेल के साथ जाऊँगा। इसके जो प्रश्न हम लोग ज़रूर देखेंगे, है ना। लेकिन पहले मेरा जो कॉन्सेप्ट यही रहता है कि एक बार थ्योरी आपको अच्छे से समझा दूँ और उसके बाद में उसके ऊपर जितने प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे, यहीं पर बोर्ड पे ही करेंगे। ठीक है, काफ़ी लोगों का कमेंट है कि सर आप जैसे पढ़ा रहे हो वैसे ही पढ़ाओ, अच्छा है। ठीक है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना। मैं क्या कह रहा हूँ, वीडियो पूरा देखना एक बात है। दूसरा कि अगर आपको मज़ा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना, अगर आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखो यार 50 लाइक नहीं मिलते हैं, है ना, व्यूज़ तो कम आते ही है, मुझे पता है ना, लेकिन लाइक जितने लोग देखते हैं वो लाइक भी नहीं कर रहे हैं। तो यार मैं इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो अच्छे से लेकर के आता हूँ, है ना। इतना आपका फर्ज तो है भाई, एक लाइक में कौन से आपके पैसे कट रहे हैं, है ना। कोई तो पैसे तो नहीं लग रहा है आपको, बस मेरा जितना नेट लग रहा है वीडियो अपलोड करने में, दे ना 1.5 से 2 GB का वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उसमें जितना नेट लग रहा है उतना आपका नहीं लग रहा है। बस आपको लाइक कर देना है ना। कमेंट अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही कमेंट में बताओ, आ रही है तो आपको और क्या लगता है कि सर क्या करना चाहिए, तो आप बताओ कमेंट में लिख करके मुझे बताओ। ठीक है, तो हम लोग जो है वो एक आपस में हमारा जो रिश्ता जो है ना, एक टीचर और स्टूडेंट का ही होना चाहिए, ताकि हम लोग एक बेहतर तरीके से सीख सकें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ रही होगी मेरी, है ना। अब मैं ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता हूँ वैसे, है ना, बेमतलब की बातों को कि ये करो न वो करो न, लाइक ठोको न सब्सक्राइब करो न। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से करते जाइए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर कीजिएगा। चले हम लोग आगे। अब हम लोग बात करें व्रत के बारे में। किसके बारे में? एक व्रत के बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग व्रत का जो है वो पूरा वीडियो देखें ध्यान से और अच्छे से उसके नोट्स बना लें, है ना। क्योंकि मैंने जो पेपर देखे हैं उसमें व्रत के बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, ये बिल्कुल ध्यान रखें आप। चलो, तो हम लोग व्रत के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं अब। चलो, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई व्रत क्या होता है, तो क्या बताओगे आप? अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्रत क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? एक गोला होता है। जनरली मैंने जो पूछा हूँ, जिन लोगों से पूछता हूँ वो सीधा बोलते हैं कि गोला होता है। व्रत एक गोला नहीं, गोला नहीं है। गोले का मतलब जैसे हमारी पृथ्वी है, जो चीज़ भरी होती है ना, उस भरी हुई वस्तु को हम लोग गोला कहते हैं। तो फिर व्रत क्या है ना।
व्रत क्या है, समझो बात को। मान लो कि मैं इसको इस टाइप से बना रहा हूँ, थोड़ा समझना। ये हमारे भैंस या गाय वगैरह बांधने का खूंटा है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम लोग मान लो गाय भैंस या ऐसा कुछ बांध करके, मान लो मैंने किसी गाय को बांध दिया है, मान लो मैंने इस खूंटे से, ठीक है, खूंटा का मतलब गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी आप लोग बांधना चाहते हो बांध सकते हो, ठीक है। आप समझना इसको, अगर आपके घर में गाय नहीं हो तो भैंस को समझ ले, भैंस नहीं तो कुत्ता जो भी है ना, और नहीं है तो टेंशन ना लें, बस समझे कि मान लो इस खूंटे से मैंने एक क्या बांध दिया है, एक भैंस को बांध दिया। अब ये भैंस जो है, ठीक है, तो मैंने इसको रस्सी से बांधा है। बात को समझ लेना, एक चीज़ अभी यहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैंने किससे बांधा है भैंस को, रस्सी से बांधा है। तो अब ये भैंस जो है वो कितना दूर जा सकती है, तो आपको जितनी रस्सी होगी तो ये भैंस जो है वो यहाँ से लेकर के इतना घूम सकती, बात समझ रहे हो, ये भैंस इस टाइप से घूम सकती है इतना। अगर मान लो एक राउंड और मारे हैं तो इस टाइप से वापस जाएगी और इस टाइप से चलती जाएगी। तो इसका मतलब ये जो बिंदु है क्या बदल गया, क्या ये बिंदु जो है, ये खूंटी जो है वो बदल गया, नहीं बदला। तो ये आपके पास में क्या है, केंद्र है। केंद्र का मतलब भाई आपका पंखा जो घूम रहा था एक बिंदु पॉइंट होगा, है ना, तो जहाँ जिसके चारों ओर घूम रहा है वो केंद्र हो गया, ठीक है। अब रस्सी जो है वो रेडियस हो जाएगा। रेडियस का मतलब त्रिज्या, रस्सी क्या है आपके पास में, त्रिज्या। तो ये जो घूम रहा है बाहर वाला भाग कितना घुमा, ये कितना घुमा, तो इस वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं कह रहा हूँ एक फिक्स जगह रहेगी, उसको केंद्र कहते हैं। यहाँ से कितना दूर है रस्सी, कितना दूर है रस्सी, रस्सी को हम लोग अंग्रेजी में, है ना, रस्सी है, वैसे रेडियस कहेंगे, रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो अब आपके सामने ये बात क्लियर हो गई कि एक निश्चित बिंदु से, ध्यान से देखना, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का जितने बिंदु है मिल करके आकृति बना रही है ना, तो वही आपके पास में क्या है, वृत्त कहलाता है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बने बिंदुओं का बिंदुपथ, कोई आकृति जो बनाएगा वो आपका वृत्त कहलाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि वृत्त की क्या परिभाषा है। गणित में जो कहते हैं, एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त होता है। क्या समझे? वृत्त का मतलब क्या हो, एक निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु का मतलब ये निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी। अब रस्सी तो है, आगे तो बढ़ेगी नहीं, जितना है उतना निश्चित रहेगा। ऐसा थोड़ी ना रबर की तरह के आगे गया वापस आया, नहीं होगा ना। तो निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदु पथ जो बन रहा है, ये रास्ता जो बन रहा है ना, वही क्या है, वृत्त होता है। वही क्या होता है, वृत्त या सर्कल हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो वृत्त समझ गए। अब हम लोग बात करें, ये केंद्र है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है वो क्या कहलाएगा, आपका त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग किससे लिखेंगे, त्रिज्या को हम लोग आर से लिखते हैं, कैपिटल आर या स्मॉल आर, आप लोग आपकी मर्जी है, लिख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। जनरली जो लिखा जाता है वो स्मॉल आर से लिखा जाता है, कैपिटल आर से नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो किससे मिलेगा, छोटे आर से लिखा हुआ मिलेगा, डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो गया, कैपिटल आर या स्मॉल आर। तो त्रिज्या का क्या कहा हमने भाई, जितनी रस्सी थी केंद्र से, ये वाला क्या है, परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहेंगे, त्रिज्या को केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। बात क्लियर है? केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या को हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे, आर कहेंगे या कैपिटल आर कह दो, दोनों एक ही बात थे, कंफ्यूज नहीं होना। अब हम लोग बात करें व्यास की, बात कर लें, किसकी बात कर लें, त्रिज्या के बाद में आता है व्यास। व्यास या डायगोनल, व्यास या डायगोनल आप लोग कह सकते हो, ठीक है। सॉरी डायगोनल नहीं, डायामीटर है ना, सॉरी डायामीटर।
ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, है ना, क्योंकि देखो बिना स्टूडेंट के पढ़ाना बहुत कठिन काम है। मैं यहाँ सिर्फ बोल रहा हूँ तो एक कैमरा है, कैमरा के सामने बोलना है, वो कैमरा भी मोबाइल का है ना, ठीक है, तो उसके सामने बोलना बहुत कठिन इसलिए क्योंकि कोई है नहीं ना सामने, खुद से बातें करना आसान नहीं है। तो व्यास को हम लोग शॉर्ट में, देखो डायामीटर इंग्लिश में नाम है, तो शॉर्ट में हम लोग डी से लिखेंगे। व्यास को किससे लिखेंगे? डी से लिखेंगे, स्मॉल डी से, ठीक है, बात क्लियर है। तो व्यास क्या हो जाएगा, अब बात को समझिएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी इधर, और ये इसी लाइन को मैं अगर आगे बढ़ा दूँ यहाँ तक, बात को समझना। अब ये हमारे पास में इस टाइप से बना दो इसको, ठीक है, ये जो है तो ये आपका केंद्र हो गया, ठीक है, ये आपका केंद्र हो गया। केंद्र, अब ध्यान से देखना, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई लाइन यहाँ से, अगर कोई लाइन, एक मिनट सॉरी, अगर कोई लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जाता है, ठीक है, तो ये जो है आपके पास में, ये जो पूरी लाइन यहाँ से लेकर के ये पूरी लाइन जो है वो आपका व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यास। बात समझ में आ रही है? व्यास क्या है? तो अब इसकी अगर परिभाषा आपसे कोई पूछे कि व्यास क्या है, तो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, क्या बोलोगे आप लोग? परिधि के दो बिंदुओं को, इसको और इसको, तो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से जाती है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान सुनना। परिधि के दो बिंदुओं को, यानी कि इसको और इसको, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से जाती है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, होकर जाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती हो, जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती हो, दो बिंदुओं को मिलाती हो, क्या कहलाएगा आपका? व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? व्यास। ठीक है, व्यास होता है। क्लियर है बात? तो अगर मान लो मैं ये कह रहा हूं कि भाई यहां से लेकर के यहां तक का आर है, ये जो है वो आर है, और यहां से लेकर के यहां तक का भी आर है, तो समझो बात को। केंद्र से परिधि तक की दूरी आर हो गई और ये भी आर है, तो इसका मतलब व्यास किसके बराबर है? तो आप कहोगे भाई व्यास जो है आर और आर दोनों को जोड़ेंगे तो आर कितनी बार है? तो व्यास का मतलब क्या हो गया कि व्यास जो है वो 2r, यानी कि त्रिज्या, अब ध्यान से देखना, त्रिज्या 1 और 2r है, तो त्रिज्या का 2 गुना। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं क्या कि व्यास जो है, क्या कह सकते हैं? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, ये आपके सामने एक नया पॉइंट बन के आ जाएगा। क्यों व्यास? क्योंकि व्यास में 2 त्रिज्याएं होती है ना, एक इधर से इधर से। अब अलग अलग नहीं, एक सीधी रेखा की बात करेगा, सॉरी किसकी बात करेगा? एक सीधी रेखा की ही बात करेगा। तो r प्लस r, तो 2r हो गया। 2r का मतलब क्या हो गया आपका? त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है, अगर यहीं से आपको r पूछे, अगर आपको r पूछे तो आप लोग व्यास का आधा भी कह सकते हो। त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो व्यास का आधा, व्यास का आधा त्रिज्या, त्रिज्या का 2 गुना व्यास। ठीक है, तो ये 2 बातें हमने समझ ली। अब हमारे पास में जो आता है, अगला पॉइंट आता है वो जीवा। किसकी बात करें हम लोग? जीवा की बात करें। ये 2 पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से ये, ठीक है, कहाँ पर? जैसे कि पी क्यू लिख दिया मैंने, तो ये जो है वो केंद्र से दूर है, ध्यान से देखना, केंद्र से नहीं जा रहा है, केंद्र से दूर, और परिधि के 2 बिंदुओं को, ये केंद्र से जाएगा तो जीवा है ना, सॉरी केंद्र से जाएगा तो व्यास, और केंद्र से नहीं जाएगा तो जीवा, जीवा। ठीक है, जीवा को हम लोग शॉर्ट में या इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। तो आप लोग कह सकते हो केंद्र से दूर, कहाँ से? केंद्र से दूर परिधि के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा।
ठीक है, क्या कहलाएगा आपका व्यास के, सॉरी जीवा कहलाएगा, क्या कहलाएगा जीवा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि क्या व्यास है क्या जीवा है। आप लोग देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग या इसको लिख लें, है ना, जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हो, बस अच्छे से नोट्स ज़रूर बना ले हुए, है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम लोग और आगे बढ़ें, तो अब हमारे पास में व्रत में और हम इसके बारे में क्या क्या चीज़ें जानते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझते हैं। चलिए, तो अब हमने व्यास की बात कर ली है, जीवा की बात कर रही है, त्रिज्या की बात कर ली है। अब जो बात करेंगे उसको समझिएगा। तो व्रत की परिधि, किसकी बात करें, व्रत की परिधि के बारे में बात करें, तो अब आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि व्रत की परिधि क्या होती है। ठीक है, व्रत की परिधि क्या होती है, तो ध्यान से देखना। ये आपके पास में व्रत है, क्या है ये व्रत, तो ये इसका केंद्र हो जाएगा। ये क्या है आपका केंद्र, सी को हम लोग केंद्र से लिखते हैं, ये आप हिंदी में लिख दे इसको केंद्र। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है, तो केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो परिधि हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे या कैसे पता करेंगे, तो ध्यान से देखना कि हम लोग समझ रहे इसको अभी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। कितना, 180 डिग्री का होता है। और इस 180 डिग्री को हम लोग किससे लिखते हैं, पाई से लिखते हैं। 180 डिग्री को हम लोग किससे लिखते हैं, पाई से। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम लोग आएंगे, आधा व्रत बनाते हैं तो 1 पाई हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तो 1 पाई और हो गया। बात समझना। तो आपके पास में व्रत की परिधि जो होती है वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 2 पाई आर। ध्यान से देखना, ये 1 पाई यहाँ पर और आधा पाई 1 पाई यहाँ पर, तो पाई कितने हो गए, 2। कितना दूर है, तो आर दूर है, तो 2 पाई आर। तो ये किसका हो गया, व्रत की परिधि का फॉर्मूला बन गया, व्रत की परिधि का। अब हम लोग बात करें व्रत का क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल, तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई का जो मान होता है, वैसे अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग इसको 22/7 एक कांस्टेंट या नेतांक मान के चलते हैं। एग्जैक्ट पाई का मान तो आज भी कोई पता नहीं कर पाया। मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जैक्ट पाई का मान आज भी कोई पता नहीं कर पाया है, लेकिन हम लोग पाई का मान जो 22/7 या 3.14 मानते हैं, होता नहीं। ठीक है, अब हम लोग और आगे बात करें। अब ये व्रत बन गया, तो ये व्रत का क्षेत्रफल हो गया। तो अब अगली बात करें तो व्रत को हम लोग आधा कर लें। क्या कर लें, व्रत को आधा कर लें। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या था, त्रिज्या था, तो यहाँ भी आपका क्या रहेगा, त्रिज्या रहेगा। तो अर्धव्रत का परिमाप क्या हो जाएगा, अर्धव्रत का परिमाप। अर्धव्रत का परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है, वैसे है ना, परिमाप या परिधि दोनों एक ही चीज़ है। परिमाप या परिधि लगभग एक ही है, लेकिन व्रत के लिए हम लोग परिधि का प्रयोग करेंगे, और परिमाप आयत, वर्ग, चतुर्भुज इस टाइप से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो अर्धव्रत का परिमाप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अर्धव्रत का परिमाप। तो अर्धव्रत का परिमाप कहाँ से आएगा, ठीक है, तो अब बात को समझे, ये ध्यान से देखना। यहाँ से अगर मान लो ये पूरा होता इस टाइप से, तो हम लोग इसका पूरा व्रत होता, तो व्रत का परिमाप क्या लिखते हैं हम लोग, 2 पाई आर। लेकिन अब आधा हो गया, अब क्या हो गया, आधा, तो 2 पाई आर का भी क्या हो जाएगा, आधा। अब 2 यहाँ से लेकर के, ध्यान समझना, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब ये वाला भाग हमने हटा दिया, ये भाग हट गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ इस पॉइंट तक की, वो कितना आ गया,
2πr/2। लेकिन ये दूरी भी तो हमारे पास में रह गई ना, ये भी तो मापनी पड़ेगी भाई। हमको अगर बाड़ लगानी है तो इधर बाड़ लगा के छोड़ देंगे क्या, इधर तो लगाना पड़ेगा। तो ये r है और ये भी r है, तो 2πr/2 में हम लोग कितना r जोड़ना पड़ेगा, 2r और जोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, इस 2 से 2 मैं काट दूंगा तो मेरे पास में क्या बच जाएगा, πr प्लस में 2r, तो कॉमन ले लूँगा तो पाई प्लस में 2 क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 इंटू r। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है और आपको ध्यान रखें, ठीक है। क्या करना आपको ध्यान में रखना, पाई r प्लस में 2। तो अर्धवृत्त का परिमाप, उसी टाइप से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो पूरा का क्या होता है, अब थोड़े एक बार समझो, पूरे का क्या क्षेत्रफल था, वृत्त का क्षेत्रफल। अभी हमने देखा था यहाँ पे πr², तो πr², अब आधा हो गया है तो बट्टे में 2। आधा करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 भागों में बांटना पड़ता है, तो बट्टे में 2 का भाग लगा दिया, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त का आपके पास में क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग अगली बात करें, किसकी बात करें, अगर हम लोग अगली बात करते हैं तो हमारे पास में बहुत ज़रूरी बात हो जाएगी। कुछ बातें अभी हमें और सीखनी है, बात समझ लेना। अभी व्रत का हमने स्टार्टिंग किया, व्रत में ये मान के चलना कि व्रत की कम से कम 4 से 5 क्लासें होगी। व्रत की कितनी क्लासें होगी, 4 से 5 क्लासें होगी, तो आपको कंटिन्यू करना है। लेकिन इन सभी बातों को आज जो मैंने पढ़ाई है, इस क्लास में जो पढ़ाया है, ये पढ़ने के बाद ही अगली क्लास देखना है ना। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा और अगली क्लास देखी तो आपको ये छोटी छोटी बातें जो है ना, वो बचपन की जो पढ़ रखी है वो याद नहीं आएगी, और अगर ये बात नहीं आती तो वो उसमें काम की नहीं आएगी, है ना, फिर वो समझ में नहीं आएगी। तो ज़रूरी ये है कि आप इस क्लास को आयत, वर्ग और व्रत वाला जो है उसको ढंग से देख लें अच्छे से और नोट्स बना लें। अगली क्लास में हम लोग इससे और एडवांस लेवल का देखने वाले हैं और इसका थ्योरी देखने वाले हैं, है ना। काफ़ी चीज़ें हम लोग देखेंगे और उसके बाद में हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं लगभग बोर्ड पे ही कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे भी दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में और मेरे साथ में बने रहिए। अगर आप लोग पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक भी तो कर सकते हो आप लोग, है ना, कोई इशू नहीं है। एक पिछली बार में कमेंट आया था, सर आपके वीडियो में एक भी लाइक नहीं है इसलिए मैंने डिसलाइक किया, है ना, मतलब एक भी डिसलाइक नहीं है इसलिए मैंने डिसलाइक किया है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन बताइए कि किस बात के लिए आपने डिसलाइक किया, ताकि मैं उसमें और भी आपको समझा सकूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।